अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से चांद। आज एक बहुत ही ख़ास अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उससे पहले मैं अपनी एक बात रखूँगा और उसके बाद में जो है आप लोगों के साथ जो है आज की अपडेट के बारे में पूरी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक मर्तबा क्या हुआ, एक औरत की मुलाकात जो है शैतान से हो जाती है। और शैतान से औरत वो कहती है कि फ़लाना दर्जी है जो उसकी बीवी के साथ बहुत बड़ी मोहब्बत रखता है और बड़े प्यार मोहब्बत से रहता है, ना उस पर कोई शक और शुबा कुछ नहीं रहता। अगर तू वाकई शैतान है तो उस मियाँ बीवी में जुदाई डाल के बताता। तो शैतान बोलता है ये तो बहुत मामूली सा काम है, बल्कि शैतान जाता है और दर्जी के दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है, बहुत सारी बातें करता है, लेकिन दर्जी जो है मतलब उसकी उसके बातों में नहीं आता। तो शैतान वापस थक हार के उस औरत के पास आ जाता है। तो उस औरत कहती है अब देख मैं क्या करती हूँ। वो औरत जाती है उस दर्जी के पास और उस दर्जी से कहती है कि मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए आपके पास से कि मेरे बेटे की महबूबा को मुझे देना है। और कपड़ा बहुत ही कपड़े का टुकड़ा चाहिए मुझे। वो कपड़ा जो है मैं अपने बेटे की महबूबा के लिए चाहिए मुझे। तो दर्जी के पास एक कपड़ा रहता, बड़ा खूबसूरत कपड़ा रहता। वो एक ही कपड़ा रहता, एक वो कपड़े का टुकड़ा उठा के जो है उस औरत को दे देता है। वो औरत लेके आती है। आने के बाद में जो है उस दर्जी की घर पे जाती है। दर्जी तो दुकान पे होता है। तो दर्जी के घर पे जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। तो उस दर्जी की औरत जो है आती है, पूछती क्या हुआ। तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ हाजत है, अगर तुम इजाज़त दो तो मुझे मैं ये करती हूँ। दर्जी की औरत उसे इजाज़त दे देती है। तो वो जाती है उस घर में और दर्जी की औरत के घर में जो है जाके अपनी हाजत पूरी करती है। पूरी करने के बाद में जो है कपड़े का टुकड़ा जो है वहाँ रख कर आ जाती है। शाम को जब दर्जी घर पहुँचता है तो देखता है कि वही कपड़े का टुकड़ा उसे मिल जाता है। तो वो पूरी कहानी उसे याद, पूरी स्टोरी याद आ जाती है कि इस तरह एक औरत आई थी। उस औरत ने कहा था कि ये कपड़े का टुकड़ा जो है मेरे बेटे की महबूबा को मुझे देना है। तो दर्जी आ जाता है गुस्से में, ताव में आके क्या करता है उस औरत को जो है घर से निकाल देता है। शैतान देखता है माजरा, बोले ये औरत तो मुझसे बड़ी वाह कमाल निकली। बोले फिर वो औरत कहती है देख मैं क्या करती हूँ। फिर दूसरे रोज़ जो है वापस उस दर्जी के पास जाती है और वापस से कहती है कि मुझे मुझे एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए। तो दर्जी उसको देख के पहचान लेता है। बोले कल आपने जो वो दर्जी कुछ सवाल करने से पहले वो औरत कहती है कल आपने जो कपड़ा दिए थे वो कपड़ा जो मैं एक पाक बास बा नमाज औरत के घर पे भूल आई और मैं अपने बेटे की महबूबा को उस कपड़े का टुकड़ा नहीं दे पाई। मुझे अब वापस से जो है एक दूसरा कपड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे की महबूबा को दूँ। मुझे उस औरत के घर पे जाने शर्म आती है। मैं तो उसके घर में कपड़ा भूल आई, लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो दर्जी को सारी कहानी याद आ जाती है। तो दर्जी जो है अपने आप को अफसोस करता है। अफसोस करने के बाद में जो है वो जाता है और अपनी बीवी को वापस अपने घर ले गया। ये कहानी बताने का मतलब ये है कि एक औरत जो है किस तरह जो है उस दर्जी की और बीवी में जुदाई भी डाल देती है और किस तरह जो है वो दर्जी और बीवी में मिलाप भी करवा देती है। तो ये एक औरत होगी। तो इसके बाद में अपनी बात रखूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो है SFIO की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट वो पब्लिक नोटिस जो है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए जो है आज इशू हुई। और उस नोटिस को हमने बाकायदा पढ़ा। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने जो है नोटिस इशू किया। उस नोटिस को हमने बाकायदा पढ़ा और आप लोगों के साथ शेयर भी किया। बहुत सारे ग्रुपों में हमने उस नोटिस को भेजा। उस नोटिस को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम SFIO पे डायरेक्ट जो है सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। उस नोटिस को SFIO इशू करी है
तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग भी रहा है, ऐसा दिख भी रहा है और प्रैक्टिकली भी दिख रहा है कि SFIO नहीं चाहती है कि हीरा गोल्ड के जो इन्वेस्टर जो अपनी खून पसीनी गाड़ी कमाई और हुकूमत वापस चाहते हैं, वो जो है उसने इन्वेस्टिगेशन की जो शर्त और शराइत है उसे पूरा करके जो है SFIO में जो है 10 दिन के अंदर, वो भी मामूली सा वक्फा दिया है, 10 दिन के अंदर जो है वहाँ पे मतलब भेज दिया जाए SFIO में। और SFIO ने इस नोटिस में ये भी शर्त रखी है कि उनके बताए हुए शर्तों के मुताबिक अगर किसी की मतलब फरियाद अगर उसमें कुछ कमी और बेइज्जती होती है तो उसे कबूल नहीं करेंगे। इस तरह उन्होंने उस नोटिस को लिखा है, शाये किया है और लोगों के दरमियान वो भेजा है, इन्वेस्टरों के दरमियान। तो मैं उस नोटिस पे जो है सवाल उठाता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है SFIO की ये मंशा जाहिर होती है कि कम से कम जो है इन्वेस्टर जो है अपना दावा पेश करें। और ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है इस नोटिस में जो है पूरा जो है नोएडा शेख के फ़ायदे का और नोएडा शेख को जो है उनकी कंपनी को मतलब पूरी तरह से जो है सपोर्ट मिले, इस तरह की वो नोटिस जो है इशू हुई है। खैर वो हम इंशाअल्लाह ताला कल हमारे जो कुछ भाई हैं जो कल SFIO में जो है बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनसे जो है नोटिस के ताल्लुक़ से इस बात को जो है हम आगाह कराएंगे, क्योंकि नोएडा शेख का भी दावा है और SFIO का तमाम एजेंसियों का दावा है कि नोएडा शेख का जो है एक बहुत डिजिटल डेटा है, जो मतलब माहिर जो डेटा बनाने वाले माहिर लोगों से बनवाया गया डेटा है, उसमें एक क्लिक कर देंगे ना AIBG नंबर मार के तो उसकी तमाम तफसीलात जब आ जाती है तो SFIO को भी चाहिए थे कि लोगों से जो है IBG सर्टिफिकेट का ही जो है नंबर मंगाती हैं और बैंक का डिटेल मंगा के जो है डेटा में मैच कर लेती है। ऐसा तो नहीं है कि डेटा को जो है नए सिरे से जो है वो देखा जाएगा, वो करा जाएगा, जबकि आपके पास बैंक डिटेल्स है, आपके पास IBG सर्टिफिकेट है जो हीरा गोल्ड की तरफ से आप लोगों को मिला है, तो वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आसानी हो जाती। यहाँ पे उन्होंने जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है ये भी शर्त रखा है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करके जो है एडवोकेट के ज़रिए जो है, अगर किसी के पास ना 4 डॉक्यूमेंट्स है, किसी के पास 10-10 डॉक्यूमेंट्स है, किसी के पास 15-15, 20-20 डॉक्यूमेंट्स है, तो 20-20 डॉक्यूमेंट्स को जब नोटराइज करने जाएंगे तो एडवोकेट तो अपनी जो नोटराइज की जो फ़ीस देता है वो तो लेगा, वो तो है ही साथ में, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ उसका जो खर्चा जो है बढ़ जा रहा है। तो इसी के साथ जो है हम इंशाअल्लाह ताला इस पे जो है नज़र बनाए रखें। इंशाअल्लाह कल हम इस पे बात करेंगे और बात करके इस जानिब जो है SFIO की तवज्जो दिलवाएंगे कि वो इस पे ध्यान दें और नोटिस को जो है नोटिस में जो शर्त और शराइत है उसे जो है कम से कम जो है लोगों को जो है सहूलत हो इस तरह की जो है नोटिस बनाने की कोशिश करें। और हो सकता है कि कल के अखबार में भी जो है ये नोटिस जो है इशू हो जाए। खैर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो भी है। मुझे तो इस नोटिस पे मैं सवाल उठाता हूँ, बाकी जो नोटिस के ताल्लुक़ से जो लोग बहुत अभी इस नोटिस के आने के बाद बहुत लोग अफरा तफरी में बहुत लोग जो है मुझे फ़ोन भी किए और मैं भी उनसे जो है बहुत सारी मतलब किस तरह उनको सहूलत हो इस तरह उनसे मैंने बात करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने 2 ही तरीका निकाला हूँ। या तो इस नोटिस को जो है अगर कोई इन्वेस्टर अगर वो नोटिस को लेके अपना क्लेम अगर दावा पेश करना चाहता है SFIO में तो उसे एक अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा। अगर अकाउंटेंट के पास भी जाता है तो उसको नोटराइज करने के लिए वकील के पास जाना पड़ेगा। तो वकील के पास या तो अकाउंटेंट के पास जाके जो है वो तैयार करके जो है एडवोकेट के पास जाके जो है नोटराइज कराना पड़ेगा। या तो कोई एक जो एडवोकेट इस मामले में बहुत सारे मामले में मतलब वो ऐसे सब मामले में एडवोकेट जो है वो जानकारी रखते हैं, तो ऐसे कोई एडवोकेट मिल जाएंगे तो वो खुद ही भर के जो है खुद ही भरेंगे, मतलब पूरी तफसीलात लेके उनको जो है पूरा ये करके जो है इसको जो है ये कर देंगे, फिलअप कर देंगे। खैर इंशाअल्लाह ताला कल हमारी बात होगी, तो कल बात होने के बाद में उनसे जो भी बातें हमें मालूमात होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ में ये नोटिस जो है उन्हीं लोगों के लिए हैं जो आज तक जो है कोई कंप्लेंट नहीं किए हैं, कोई इंटरव्यू नहीं किए हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, ये उन लोगों की।
जिन लोगों ने अपना दावा पहले से सीसीएस में पेश कर चुके हैं, जो अटैच कंप्लेनेंट है, और जो ईओडब्ल्यू में भी जो अटैच कंप्लेनेंट है, और तमाम कोर्ट में भी जो अटैच कंप्लेंट है, जो एसएफआईओ में डायरेक्ट जाके जो अटैच कंप्लेंट किए हैं, जिन्होंने प्राइवेट एफआईआर किए हैं, और जिन्होंने जो प्राइवेट अफेयर्स में जो अटैच हुए हैं, और जिन्होंने कोर्ट में इंटरवीन किया है, हमारे हमारे थ्रू भी किया है, बहुत से लोगों से के साथ भी किया, इंटरवीन या इम्प्लीमेंट किया, ये नोटिस उन लोगों के लिए नहीं है। ये नोटिस उन लोगों के लिए है जो कहीं भी मतलब अपना मतलब शिकायत नहीं किए हैं। ये नोटिस उन लोगों के लिए, तो उन लोगों को ये करना है, और 20 तारीख तक का उनको वक्त है। 20 तारीख तक उनको जो है 20 तारीख को अपना दावा जो है उनको एसएफआईओ में पेश करना है। थोड़ा ये मुश्किल काम है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसे कल और परसों में जो है मुकम्मल करने की जो है आसानी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी एक टीम भी है, तो इंशाल्लाह हम उनको कल से काम पे लगाएंगे कि वो चीज़ को जो है, उस फॉर्मेट को जो है, क्योंकि उसमें जगह बहुत छोटी छोटी है, तो उस फॉर्मेट को बड़ा करके जो है हर चीज़ उसमें समा जाए, इस तरह जो है बनाने के लिए हम जो है एक पीडीएफ फाइल बनाने के लिए बोलेंगे, और साथ ही साथ में जो है उसको एक्सेल शीट में जो है बना के जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि आप लोगों को उसमें भरने के लिए आसानी हो। और क्या, और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह कल हमें जब पूरी तफसीलात मौसूल हो जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के हिसाब से हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको 20 नवंबर तक का वक्त दिया जाए। जो इन्वेस्टर अपना क्लेम चाहते हैं उसके 20 नवंबर के बाद जो भी इन्वेस्टर आएंगे उनका क्लेम जो है वो लेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो तमाम इन्वेस्टर जिस परेशानी और जिस कश्मकश में मुब्तला हैं, तो मेरा शेख जो है ये सब देख रही हैं, इन पर सब नज़र बनाए रखी हुई है। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है ये नोरा शेख बेहतर जानती है। मुझे तो ये दुरुस्त नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग जो है ये आपकी अपनी फैमिली कहते हैं आप, तो आप ये फैमिली जो है कोर्ट भी गई है, वो भी आपकी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई आप लोग आपकी कंपनी में लगाए हैं, और जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई आपके पास लगाए, तो उनका तो अमाउंट देना ही है। खैर देखते हैं। और एक बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है वीडियोस ऑडियोज़ के ज़रिए कहते हैं कि उनको कट के मिलेगा, बट के मिलेगा, ऐसा करेगा, डिटेक्ट करेगा, 2016 से मिलेगा, 2015 पहले वालों से नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें बेबुनियाद हैं। अगर इस तरह का मामला है तो जिन लोगों को मिल चुका है जब उनको कट के मिलेगा, और जिन लोगों को ज़्यादा मिल चुका है तो क्या आप उन लोगों से वापस दोगे? मेरा शेख से सवाल है, क्या आप उन लोगों से वापस दोगी? नहीं लोगी ना। तो उसी तरह जो है जो अपना दावा पेश कर रहे हैं उनका कैपिटल अमाउंट उनको मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो और बात है। आप ये नहीं करना चाहिए, आप ये नहीं कहो कि ना जिन लोगों को जो क्लेम करने जा रहे हैं कि उनको कट के मिलेगा। क्यों कट के मिलेगा भाई? जब आप वो अपना इन्वेस्टमेंट लगाए थे, आपने उनको तो बिजनेस करके प्रॉफिट दिया ना। प्रॉफिट देने के बाद में आपने भी उस पर कितना प्रॉफिट कमाया वो भी तो है। जब आप उनको कट करके देंगी तो आप भी कितना प्रॉफिट कमाए वो भी ला के रख दीजिए ना। दुनिया में तो आप होशियारी और चतुराई बता सकते हो, लेकिन आखिरत में क्या करोगे? आखिरत में तो आप फंसोगे ना। तो इससे बेहतर है कि दुनिया में दे के ख़त्म कर दो, फिनिश कर दो ना। और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि टैक्स लगेगा, वैक्स लगेगा, टैक्स कटेगा, डराया जाता है लोग। क्यों भाई टैक्स लगेगा? क्या आपने जो है मतलब माल आपका जो अमाउंट या जो इन्वेस्टमेंट किए वो क्या काली कमाई थी आपकी या ब्लैक मनी था? आपकी अपनी मेहनत की कमाई थी जो आपके बैंक अकाउंट में था आपके। और बैंक अकाउंट में जिस किसी का भी जो पैसा रहता है वो एकदम मतलब वाइट रहता है ना। तो आपने अपने बैंक अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया ना, आपने खुद बिजनेस नहीं किया। जब आप खुद बिजनेस करते हो, टैक्स नहीं भरते थे, तो आप जो है टैक्स भरने के हकदार होते थे। तुमने तो बिजनेस करने उनको दिया था, जब वो बिजनेस करने वो लिए हैं, वो टैक्स भरे हैं। वो तो उनका भी दावा है कि 100 करोड़ 200 करोड़ वो टैक्स भरे हैं। तो वो 100 करोड़ 200 करोड़ किसके पैसे, कौन सा टैक्स भरे? आपके इन्वेस्टमेंट में जो आपके इन्वेस्टमेंट से जो बिजनेस किए थे उसी पे टैक्स भरे ना। तो ये सब बातें जो लोगों को जो गुमराह करके लोगों को जो है ना डराने धमकाने का जो सिलसिला चालू था, कई दिनों से देख रहा हूँ मैं। ऐसा मेरा आप लोगों से
एकदम मतलब कानूनी तौर पे है कि कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। टैक्स वैक्स भरने की जो जिम्मेदारी रहेगी नॉलेज शेख की रहेगी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया है। जब बिजनेस किया तो वो टैक्स भरेंगी। अगर बिजनेस नहीं किया तो आप लोगों के सामने सब मामला आ जाएगा। आप लोगों के सामने सब मामला आ जाएगा। उस वक्त सब चीज़ें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जबकि उनका दावा है कि वो बिजनेस किए हैं, देखेंगे इंशाल्लाह जब बिजनेस किए हैं तो वो टैक्स भी भरवाएंगे। हमसे भी कहा उन्होंने कि 100 करोड़ टैक्स भरे हैं उन्होंने, 200 करोड़ टैक्स भरे। खैर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, हम इस पर बाकायदा नज़र बनाए रखें। और पूरी जगह हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं और जो SFIO में गए हैं, वो अपना प्रिंसिपल और कैपिटल अमाउंट के लिए जो है दावा किए हैं, ना कि वो प्रॉफिट मांग रहे हैं और ना ये पूछ रहे हैं कि नौरेश शेख कितना प्रॉफिट कमाए। ना वो अपना प्रॉफिट मांग रहे हैं, ना नौरेश शेख से पूछ रहे हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमाए। और सीधा सीधा जो है मतलब बिजनेस के जो कैपिटल अमाउंट दिए थे वो कैपिटल अमाउंट मांग रहे हैं। और ये और जो कुछ है आने वाले दो दिनों में, ज़्यादा नहीं 2 दिनों में इंशाल्लाह ताला हम SFIO में जो है उनके सीनियर से मिलेंगे। मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, उनसे मिल के जो है तमाम तफसीलात जो है जो भी मिलेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से 4।